मुझे कुछ कहना नहीं है। सतविंदर जी ने खुद ही कह दिया। मैं इसकी गारंटी तो ले ही सकता हूँ कि 50 साल से कम नहीं चलेगी। इसमें कोई शक और संदेह गोरखपुर वालों को तो कभी रामनारायण जी आप जानते हैं हुआ नहीं थे, लेकिन वो सड़क तो एक बहाना था। मुख्य उद्देश्य था खलीलाबाद और गोरखपुर में कोई विशेष अंतर हम लोग नहीं मानते। अगर कोई ट्विन सिटी जैसा कंसेप्ट हो तो गोरखपुर और खलीलाबाद ट्विन सिटी जैसे। और आपको याद होगा एक बार मैं चुनावी सभा में आया था तो मैंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब गोरखपुर का विकास एक ओर से होगा, खलीलाबाद का विकास दूसरी ओर से होगा और गोरखपुर और खलीला मिलकर के बहुत बड़े महानगर जैसे बन जाएंगे। आप गौर करिए तो कितनी तेजी से पूरे क्षेत्र का विकास होता हुआ चलता चला आ रहा है और अंत में किनारे का जब खलीलाबाद इस क्षेत्र के प्रमुख नगर के रूप में, महानगर के रूप में स्थापित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बहुत समर्पित हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। हर चुनाव में मुझे यहाँ आने का अवसर देते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना भी कार्य संगठन के लिए किया जा सके जरूर किया जाए। मित्रों, एक सदस्यता का दौर चल रहा है। मैं उस पर बहुत कुछ कहूँ इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें जरूर कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में एक अजूबा और अपने अलग प्रकार का संगठन है। अपने भारत में ही 1500 राजनीतिक संगठन है। इतनी बड़ी संख्या राजनीतिक संगठनों की है सतविंदर जी, 1500। और पूरी दुनिया को मिला लिया जाए तो न जाने कितनी। लेकिन हम गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं हम नेताओं पर आधारित पार्टी नहीं, हम विचारधारा पर आधारित पार्टी है और विचारधारा को लेकर प्रशिक्षित हुए कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी। हम कार्यकर्ता संख्या बनाने के लिए नहीं बनाते। हम बाकायदा जब कार्यकर्ता बनाते हैं तो उनका प्रशिक्षण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की वंचनिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी के बनने का उद्देश्य, राजनीति करने का लक्ष्य और देश के प्रति जो हमारे मन में एक भाव होता है, उस भाव को हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के मन में ठीक से स्थापित हो जाए। हम एक शिक्षण संस्थान है और सच यही है कि जो एक बार भारतीय जनता पार्टी में शिक्षित हो जाता है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कहीं जाओ नहीं पाता है और जाता है तो लौट के फिर चला। इतिहास भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिन्होंने कुछ व्यक्तिगत कारणों से नाराज होकर के पार्टी छोड़ी। जहां भी गए तो वहां काम कर पाए न। जो नशा यहाँ परिवार के लोगों का, सदस्यों का अपनापन उसने का मिलता है वो उनको वहां मिल पाया न। उनकी विचारधारा मिल पाई। बहुत ताकतवर लोग थे, निकले तो बहुत कमजोर हो गए। लौट कर आए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दोनों हाथ उठा करके उन्हें इस तरह से अपने में मिला दिया जैसे वो कभी हमको छोड़ के गए ही नहीं थे। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप। आप गौर करिएगा, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ था। 21 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ के निर्माण में जो वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की, जो एकात्म मानव दर्शन दिया, जो पंचनिष्ठा का सिद्धांत बनाया, भारतीय जनसंघ समाप्त हो गया। भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। पूरा एक नया संगठन खड़ा हो गया। लेकिन हमने अपनी विचारधारा से कदाचित कभी भी किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। हम जिन पंचनिष्ठाओं की बात करते हैं, हमारा पहला आधार था कि हम राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करेंगे। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं है। राजनीति हमारे लिए सिर्फ एक साधन है, एक माध्यम है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब स्वाभाविक रूप से राजनीति करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा ही होगा, हमारे दायित्व तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे,
हमें बड़े मंचों पर काम करने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन यह सारी चीजें हमारे काम करने का लक्ष्य नहीं होती, हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। काम करने का लक्ष्य सिर्फ एक होता है, भारत माँ की सेवा, भारत माँ का गौरवशाली अतीत और भारत के विकास की रचना हम कैसे कर सके। जिस रूप में भारत ये जाना जाता था, ये कोई सामान्य देश नहीं था। हम उसे फिर वापस उसके गौरवमय अतीत की ओर कैसे ले जाएं, और आप देख रहे होंगे कैसे हम लेकर के जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पहली बार मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो विकास के पैमाने पर हम बहुत पीछे थे, 11वां स्थान था हमारा। और आज चाहे आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, चाहे आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, चाहे आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, चाहे आप UNCTAD की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिसकी भी रिपोर्ट चाहे पढ़ना हो पढ़ लीजिए। आज ही जब मैं अभी 3:30 बजे जयपुर की यात्रा से लौट करके सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए गोरखपुर में आया हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वो बता रहे थे कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के विकास को लेकर के क्या क्या लिखा। आज हम भारत को विकास की कितनी ऊंचाइयों पर लेकर चले गए, और सिर्फ आर्थिक ऊंचाइयां ही नहीं, हमने राजनीतिक ऊंचाइयां पाई, हमने सामाजिक ऊंचाइयां पाई। हमारे प्रधानमंत्री का कोई दुनिया में वह गौरव स्थापित हुआ जो इतिहास के पन्ने में शायद दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री का गौरव कभी स्थापित नहीं हो पाया। आप सबने देखा है, वो अमेरिका जो किसी जमाने में ये कहता था कि नरेंद्र मोदी क्या कहते थे, ब्लैकलिस्टेड हैं, उनको भारत आने का वीजा नहीं दिया जाएगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम करके यह दिखाया कि एक दिन ऐसा आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो पानी बरस रहा था, कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी छाता लेकर के खड़ा हो सकता था। हम गर्व करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री उतरा तो अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम था, ओबामा, बराक ओबामा, वो स्वयं छाता लेकर के सीढ़ी तक गए और हमारे प्रधानमंत्री को पानी, बरसात का पानी प्रभावित न करे, इसलिए छाता लगा करके चला करके नीचे तक ले आए। आज भारत ने पूरी दुनिया में ऐसा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। आप में से बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और आपको स्मरण नहीं होगा दुनिया के किसी भी देश ने कभी ऐसा किया होगा। हमारे प्रधानमंत्री एक देश गए, शिष्टाचार में स्वागत किया जाता है, प्रधानमंत्री जाता है तो विदेश विभाग के लोग आते हैं, स्वागत करते हैं, अक्सर प्रधानमंत्री भी नहीं आते। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक प्रधानमंत्री आया, एयरपोर्ट पर झुक गया, झुक करके उसने हमारे प्रधानमंत्री का पैर छुआ और पैर छू करके उनसे आशीर्वाद दे दिया। और भारत में आके नहीं छुआ, अपने देश में रह करके अपने देश के नागरिकों के सामने छुआ। आप देख रहे हैं जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, कोई बंद नहीं करा पा रहा है, और अंत में सबकी निगाहें कहीं पड़ी है तो भारत के नरेंद्र मोदी पर पड़ी है। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सर युद्ध बंद करा सकते हैं तो आप ही करा सकते हैं। रूस के कितना ताकतवर देश है पुतिन साहब, उन्होंने भी कहा कि मैं भारत आकर के इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हूं। और आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे, बिना कहे हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा जब तक नरेंद्र मोदी यूक्रेन में रहेंगे तब तक के लिए हम पूरा युद्ध विराम करते हैं। कहीं सुना ऐसा आपने? हमारे 23,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, कितने थे और जाते थे कि 23 थे। और यह हमारे प्रधानमंत्री का प्रभाव था, दबाव था, चाहे जो कहिए। हम सिर्फ अपने ही देश के बच्चों को लेकर के नहीं आए, बहुत से और देशों के लोगों ने भी कहा कि जब आप भारत के बच्चों को ला रहे हैं तो हमारे बच्चे को भी निकाल लाइए। हमने ऐसे 17 देशों के छात्रों को निकाल करके यूक्रेन से बाहर किया और उनके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई है राजनारायण जी, और अभी बमुश्किल 7 या 8 दिन पहले वो रिपोर्ट छपी थी। मैं उस समय कर्नाटक में था। रिपोर्ट में लिखा माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 को 15 अगस्त को जो
सपना स्वच्छता अभियान का पूरे देश को दिखाया था। माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के नाते देश की जीडीपी में 2% की वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के नाते मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है कि एक साल में पैदा हुए बच्चे कितने मर जाते हैं, 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं और 1 लाख माताओं में कितनी माताएं मर जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की घोषणा किया कि एक छोटा सा कार्यक्रम जन सामान्य को जिसमें इन्वॉल्व करके यह कार्यक्रम किया गया, सिर्फ उसी कार्यक्रम से न हींग लगे न फिटकरी, कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं हुआ। लोगों के घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, लोग रेल की लाइन के बगलों में। आप भी जब पुराने जमाने में ट्रेन से चलते रहे होंगे तो आपने भी देखा होगा, सुबह के समय आप खिड़की से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि शर्म आती थी। हमारी बहनें अर्धनग्न होकर के रेल की पटरी के बगल में बैठा करती थी। बस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के इन प्रयासों से इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी दोनों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।